हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खाटू फिजिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर पर व्यायाम का प्रभाव। मानव शरीर एक जटिल संरचना है। इसके गहन और बारीक से इसे अध्ययन करने से पता चलता है कि एक इकाई के रूप में दिखाई देता है। शरीर हमारा कई भागों में बटा हुआ है। मानव शरीर एक जटिल संरचना होती है। इसको बारीकी से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि जो हमारा शरीर है वह कई पार्टों में बटा हुआ है, जैसे सिर, ग्रीवा मतलब गर्दन, धड़, अपर और लोअर में, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में। सिर, मानव शरीर के ऊपरी भाग को सिर कहते हैं। यह गर्दन तथा धड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसमें मस्तिष्क, आँख, नाक, कान आदि महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो मजबूत हड्डियों के कड़े आवरण से ढके हुए होते हैं। हमारा सिर, मानव के ऊपरी भाग को सिर कहते हैं। ये गर्दन तथा धड़ से लगा हुआ होता है। इसमें हमारी आँख, नाक, कान, मुंह आदि महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब आता है गर्दन। यह सिर व धड़ के आपस में जोड़ती है। जो हमारा सिर है वो गर्दन से जुड़ा हुआ है, तो धड़ को आपस में जोड़ती है। अस्थियां, तंत्रिकाएं और मांसपेशियां के सहयोग से बनी होती हैं। यह बोन, मसल्स, टेंडन आदि से बनी हुई होती है। लचीली होती है। हमारी जो गर्दन होती है वो लचीली होती है। मस्तिष्क से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं, भोजन व वायु शरीर में गर्दन से पहुंचती हैं। निकलने वाली जितनी भी तंत्रिका होती हैं, भोजन, वायु जो निकलता है वो शरीर से गर्दन में पहुंचती हैं। अब आता है धड़। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा एक खोखला भाग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग भी होता है और खोखला भाग भी होता है। ये वृक्ष तथा निचले वाले भाग के उदर को कहते हैं। वृक्ष हड्डियों का एक पिंजरानुमा ढांचा होता है, मतलब धड़, जिसमें पिछले भाग के केसुरक, बगल में पसलियाँ, आमने सामने रीढ़ की हड्डी तथा ऊपर के अंश मैकुला, पीट्रल ग्लैंड तथा नीचे की ओर मध्य दीवार होती है। वृक्ष में फेफड़े, स्तंभ, हार्ट तथा महाधमनी होती हैं और ग्रास के नीचे की ओर उदर में चली जाती हैं। धड़ के अंदर क्या क्या जुड़ा होता है? हड्डी तथा ये एक खोखलानुमा, ये सबसे बड़ा भाग होता है शरीर का, ठीक है, खोखला होता है। इसके ऊपर वृक्ष के तथा निचले वाले भाग को उदर कहते हैं। हड्डियाँ एक पिंजरानुमा ढांचे में होती है। पिछले भाग को केसुरक कहते हैं। बगल में जो पसलियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, पीट्रल ग्लैंड होता है, ये मध्य दीवार से घिरा हुआ होता है। निचले भाग को उदर कहते हैं। ये मध्य श्रेणी तक चला होता है, मुलायम होता है। इसमें पित्राशय, अंगनाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्राशय, गर्भाशय, महिलाओं के जनन, अंडाशय आदि होते हैं। अब आते हैं उदर शाखाएं। गर्दन के बीच दो भागों को अग्रभाग कहते हैं। गर्दन के बीच दो भागों को अग्रभाग कहते हैं। फिर कलाई, हथेली, उंगली जिसे पंजा कहते हैं, ये दो तरफ स्थित होते हैं। अब आता है लोअर। धड़ के नीचे दोनों तरफ दो पैर होते हैं और ऊपर के ऊपरी भाग को जांघ या जंघा कहते हैं। निचले भाग को टांग कहते हैं। दोनों हिस्से जहाँ जुड़ते हैं उसे घुटना कहते हैं। जहाँ दोनों हिस्से ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस जो है उसे घुटना कहते हैं। टांग के निचले भाग को टखना कहते हैं और टखना और पैर के निचले भाग में एड़ी होती है। पैर का सबसे निचला भाग जो जमीन से टिकता है उसे पगतल्ली कहते हैं। अब आता है कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका मानव शरीर की रचना
बहुत ही जटिल है। इसका निर्माण असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिकाओं की खोज करी थी वो मरी हुई कोशिका थी, जिसे काक का टुकड़ा कहते हैं। लुअन हुक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोशिका नाम दिया। अब कोशिका जीवन झिल्ली से घिरा, कोशिका जो होती है वो जीव द्रव्य झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसमें जीवन होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में न्यूक्लियस की खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज करी थी। प्रत्येक प्राणी संगठन इकाइयों का एक समूह होता है। इन्होंने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि जितनी भी संगठन इकाइयाँ होती हैं वो कोशिकाओं के अंदर होती हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज करी थी। अब आता है उत्तक। समान रचना समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, समान रचना समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे नियंत्रण विभाजन से कोशिका समूह का निर्माण होता है, कोशिका समूह को उत्तक कहते हैं। टिश्यू विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इसमें मुख्य 4 प्रकार के कार्य करते हैं। एक, कोशिकाओं 4 भागों में बटी होते हैं। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक, रासायनिक उत्तक। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक क्या करता है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न अंगों को ठीक करना, शरीर के भीतरी अंगों को ठीक करना, उनको सुरक्षा देना। मुख, भोजन नलिका, पेट, आंत, फेफड़े, श्वसन नलिका। उत्तक पेट के भीतरी अंगों को मतलब उपकला उत्तक ऊपरी होता है, शरीर के ऊपरी जो भाग होते हैं उसको रक्षा करता है। अब आता है हमारा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को कनेक्टिव उत्तक बोलते हैं। ये क्या करता है? 2 या 2 से अधिक अंगों को आपस में बांटता है। जैसे बोन टू बोन को लिगामेंट बांधता है, ऐसे ये 2 या 2 से अधिक उत्तकों को जो बांटेगा वो कनेक्टिव टिश्यू बांटेगा। अंगों को बांधने का काम कनेक्टिव। ये रेशेदार पदार्थ होते हैं, मैट्रिक के बने होते हैं। शरीर की सहायता तथा समर्थ देने का आकार भी प्रदान करते हैं। हड्डियाँ एक मजबूत संयोजी उत्तक होती है। हड्डियाँ कैसी होती है? मजबूत संयोजी हड्डियाँ होती है। कठोरता का कारण है मैट्रिक के भीतर कैल्शियम तथा अत्यंत खनिज पदार्थों की उपस्थिति या टिश्यू कंकाल की रचना उपयुक्त रूप से सहायक होती है। कार्टिलेज एक नरम उत्तक होते हैं। कार्टिलेज नरम उत्तक होते हैं। मैट्रिक्स स्वच्छ और पारदर्शी पदार्थ होते हैं जो टिश्यू को सख्त लचीला बनाते हैं। कान का बाहरी भाग इसका उदाहरण है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक होता है जिसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। लाल रक्त कोशिका, वाइट रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। मैट्रिक प्लाज्मा तरल नामक से बना होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? पचे हुए भोजन को श्वसन संबंधी अंग और शरीर के अंदर आकार प्रदान करती हैं, स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय टिश्यू बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। ये भीतरी मांसपेशियों की चमड़ी को बांधे रखती है। अब आता है मस्कुलर टिश्यू। मांसपेशियों से ये शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। नाम से ही मस्कुलर मतलब मांसपेशियों का निर्माण करेंगे। उनके मध्य शरीर के विभिन्न अंग हरकत करते हैं। इन्हीं से मस्कुलर टिश्यू से शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो हरकत करते हैं। शरीर के पिंजरे की हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें सिकुड़न और फैलने की क्षमता होती है। इसी कारण इनका उपयोग शरीर के भीतरी अंगों को संचारित करने में किया जाता है। हमारी जो मांसपेशी होती है अनैच्छिक मांसपेशी होती है। ऐच्छिक अनैच्छिक, वॉलंटरी इनवॉलंटरी बोल दो या वॉलंटरी अनवॉलंटरी बोल दो। ठीक है, जो ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी होती है ये छरीदार मांसपेशियाँ होते हैं और अनैच्छिक इनवॉलंटरी जो होती है स्मूथ होती है। छाती अथवा दिल की मांसपेशियाँ। अब आता है नर्वस टिश्यू। इसके अंतर्गत तंत्रिकाएं कोशिका होती हैं। स्नायु कोशिकाओं का एक ऐसी संरचना है
जो कोशिकाओं के ढांचे से निर्मित होती है। इनके अंतर्गत नाभिक और केंद्र बिंदु बड़ा ढांचा विद्यमान होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। ये एक दूसरे को से सिरे के साथ जुड़कर लंबे तंतु बनाते हैं। ये तंतु मिलकर सिराएं बनाती हैं और जिनके आपस में एक दूसरे के भाग में संदेश पहुंचाते हैं। कौन? नर्वस टिश्यूज। दिमाग व रीढ़ की हड्डी इन्हीं से कार्य करती है, निर्मित होती है। बारीक संरचनाओं से ही शरीर के विभिन्न अंग बने होते हैं, जैसे सिर, गर्दन, धड़, हाथ, पैर आदि। बृहद आंतरिक अंग जैसे मस्तिष्क, आहार नाल, फेफड़े, अंगनाशय, पित्राशय, जनन अंग, उत्तेजन अंग आदि, ये जो अंग होते हैं, ये अंगों का निर्माण इन्हीं ऊतक के संरचना के माध्यम इन्हीं ऊतकों से होता है। शरीर के इन्हीं ऊतकीय संरचना से बने अंग मिलकर किसी एक शारीरिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। आंतरिक और बाह्य अंग व्यायाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यायाम एक शारीरिक क्रिया या हलचल है जो संपूर्ण शरीर या बारीकी के अंग को सुंदर, सुडौल, चुस्त, दुरुस्त बनाता है। एक बार व्यायाम का शरीर के विभिन्न अंग व तंत्रों पर पड़ने वाला प्रभाव शरीर के लिए व्यायाम का महत्व है। मानव कंकाल तंत्र के लिए व्यायाम का महत्व, मतलब जब व्यायाम करेंगे तो हमारी जितनी भी मांसपेशियाँ होंगी मूवमेंट करेंगी, लचीली बनेंगी, स्मूथ बनेंगी। व्यायाम का प्रभाव हमारी मांसपेशियों पर क्या पड़ेगा? हड्डियाँ मजबूत होती है, उन्हें लचीला बनाती हैं, हड्डियों के आपसी पकड़ जोड़ मजबूत करती हैं। जब वृद्धावस्था आती है तो उस समय नियमित व्यायाम करते रहने से हड्डियों की लंबाई बढ़ती है और उनका विकास होता है। शारीरिक बनावट, व्यायाम करने से शरीर सुंदर होता है, हड्डियों में चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। शारीरिक बनावट, ब्यूटी, बॉडी पिक्चर डिफॉर्मिटी, ये शारीरिक विपरीतता को ठीक करता है। मांसपेशीय तंत्र के लिए व्यायाम का महत्व है। इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज इन मस्कुलर सिस्टम। हड्डियों के ऊपरी आवरण जो होता है मांसपेशियों से मजबूती से ढका हुआ होता है, अपर वाला पार्ट, तथा हड्डी तथा आपस में मांसपेशियों के माध्यम से ही जुड़ी होती है। इन्हीं मांसपेशियों की सहायता से अपने मनचाहे हिसाब से अंगों को हिला डुला सकते हैं। मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है। एक ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदय की मांसपेशी। हृदय की मांसपेशियों को कार्डियक मसल कहते हैं। अनैच्छिक मांसपेशी और जो अनैच्छिक होती है, जो अपनी इच्छा अनुसार, अनैच्छिक नाम में ये अनैच्छिक, जो अपनी इच्छा अनुसार फैला या सुकड़ती नहीं है। हमारे शरीर के आंतरिक अंग इन्हीं पेशियों के बने हुए होते हैं और लगातार कार्य करते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियाँ ये हड्डियों के साथ जुड़ी होती है और इन्हें हम अपने मन से, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, यही अनैच्छिक। अनैच्छिक मांसपेशी क्या होती है? हमारे आँखें, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, सांस, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हार्ट क्या होती है? ये पेशी हृदय की दीवार में पाई जाती है और जीवन पर्यंत हार्ट हमारा चलता रहता है, उस बिना रुके कार्य करता है। रेखीय अरेखीय पेशियों के गुण पाए जाते हैं। व्यायाम का महत्व क्या है? अगर हम व्यायाम करेंगे तो जो हमारी पेशियां हैं वो आपस में जुड़ी होती है, व्यायाम से मजबूत होंगी, पकड़ मजबूत होगी। हाइपरट्रॉफी, मांसपेशियों का आकार का स्वरूप बढ़ जाता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, अतिरिक्त वसा पर नियंत्रण होता है। मांसपेशियों में व्यायाम के द्वारा लंबे समय तक खिंचाव, तनाव देकर अंगों को उनकी आकार व क्षमता व सहनशीलता को बढ़ाया जाता है। व्यायाम के माध्यम से मांसपेशियों को मजबूत बनाया जाता है, थकावट पैदा नहीं होती है। व्यायाम के माध्यम से सफ़ेद मांसपेशियां रेशों को बढ़ाया जाता है। वाइट मसल सेल्स से तेज़ी से संकुचन करती है, अधिक बल उत्पन्न होता है। मैराथन धावकों में
की हड्डियों में 75 से 80% वाइट ब्लड सेल्स होता है। वाइट ब्लड सेल्स वाइट मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। श्वसन तंत्र के लिए व्यायाम का महत्व क्या होता है? फेफड़ों में वायु के कोश व्यायाम को पूरी तरह खुले रहते हैं, जिससे श्वसन दर में कमी आ जाती है। फेफड़ों की बनावट मजबूत हो जाती है, सहन शक्ति में वृद्धि होती है। श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़े पूरी तरह से फैलते सिकुड़ते हैं। व्यायाम से फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात पता चलता है। श्वास पर्याप्त ऑक्सीजन लेना कार्य प्रणाली को मजबूत करता है। ऑक्सीजन दत्त की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। पाचन तंत्र पर व्यायाम का महत्व है। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना। पाचन तंत्र जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ देना ही पाचन होता है। लेकिन ऊर्जा देने तथा देने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण, अन्य खनिज पदार्थ होते हैं, वो व्यायामों के से ही पाचन तंत्र प्रभावित होता है। जिस प्रकार जैसे व्यायाम से शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होता है। व्यायाम से शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। शरीर उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा किए गए भोजन को ठीक प्रकार से पचाकर भोजन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा की पूर्ति होती है। भोजन को निगलते, पचाने और पचाने करना और मलमूत्र त्याग करने की प्रक्रिया, इसी पाचन तंत्र के विभिन्न अंग अपना कार्य ठीक से संपादित करें और कार्य में व्यायाम उन्हें सहयोग व मजबूती प्रदान करता है। भोजन के पश्चात पाचन क्रिया हेतु होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के रस उन्हें बनाने में व्यायाम मुख्य भूमिका निभाता है। पाचन पथ की 3 प्रक्रिया चलन, स्राव, झिल्ली परिवहन व्यायाम करने से अपने कार्य को ठीक प्रकार से करते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का शरीर में ठीक प्रकार से पाचन हो जाता है। ब्लड परिसंचरण पर व्यायाम का प्रभाव। कार्य करने के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। जब हम कार्य करते हैं तो परिचय तंत्र की अधिक आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, और पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ब्लड के माध्यम से होती है। और शरीर के विभिन्न अंग यानी मांसपेशियों को बिना थके लंबे समय तक कार्य करने की शक्ति, ठीक है, और लंबे समय तक व्यायाम करके ही कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। स्थायी परिवर्तन जो हमारे ब्लड में परिसंचरण पर दिखाई पड़ते हैं, जैसे हृदय गति के सामान्य व नियंत्रण करना, रक्त नलिकाओं को में रुधिर के दबाव को कम करना, रक्त वाहिनी नालिकाओं को में जमा कोलेस्ट्रॉल अवरोधक को साफ करना, हृदय की मांसपेशी और कार्य प्रणाली को मजबूत करना। व्यायाम में रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की जो मात्रा होती है 5 से 12% प्रति लीटर से कम नहीं होनी चाहिए ब्लड की मात्रा। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। वाइट ब्लड सेल्स का 5 से 10 दिन तक का होता है जीवन काल। जो ब्लड का कब्रिस्तान बोल दो या कब्र बोल दो, वो प्लीहा या तिल्ली मतलब अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और जो मरेंगी रेड ब्लड सेल्स तो वो प्लीहा तिल्ली में मरेगी। तंत्रिका तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। व्यायाम से हमारा शरीर सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही हमारे शरीर एक इकाइयों के रूप में कार्य करता है, एक संपूर्ण तंत्र में रहता है। समस्त सूचनाओं की चाहे जो मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क बाह्य मस्तिष्क तक विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
सेंजिंग तंत्र क्या करते हैं? ये भोजन व पेय पदार्थों को शरीर के पचाने के पश्चात हमारे शरीर में काम आने वाले तत्व को उपाच्य कोशिकाओं को ऑक्सीकरण करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों में बच जाते हैं तो शरीर के हानिकारक होते हैं, उनका नियमित रूप से शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जैसे मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा। अंतरावी तंत्र शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाओं का संचालन होता है। यह विभिन्न ग्रंथियों से उत्पन्न रासायनिक पदार्थों से होता है। व्यायाम के माध्यम से ग्रंथियां अपना कार्य ठीक से रहती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती। प्रजनन तंत्र पर महत्व। सभी जो सजीव होते हैं, जैसे अन्य जीव उत्पन्न करते हैं, वो प्राणी की उत्पत्ति का नाम प्रजनन होता है। प्रजनन की वह क्षमता प्राकृतिक ने हर जीव की होती है प्रजनन करने। जैसे मेल फीमेल शरीर में प्रजनन करने के लिए कार्य करते हैं। इनमें विशेष अंग होते हैं जिन्हें हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है। मेल फीमेल की प्रजनन क्षमता बढ़ती है। व्यायाम से क्या होते हैं? मेल फीमेल की प्रजनन क्षमता बढ़ती है। प्रजनन तंत्र स्वस्थ और मजबूत बनता है। त्वचा तंत्र के लिए महत्व है। हमारा शरीर बाहर से त्वचा से ढका हुआ होता है, लेकिन अंदर से आंतरिक तंत्र के विभिन्न महत्व, जैसे उपकला के वे उत्तक जिनसे त्वचा बनती है, वह मजबूत बनाता है। व्यायाम लसिका वाहिनियों पर कार्य ठीक करता है। व्यायाम से पसीना निकलता है और छिद्र बंद नहीं होते हैं। त्वचा में पाए जाने वाली तंत्रिकाओं के छोर विभिन्न प्रकार स्पर्श, ऊष्मा, दाब, पीड़ा, दर्द, ज्ञान आदि अभ्यास से प्रणाली में स्वच्छता व मजबूती आती है। लसिका तंत्र पर प्रभाव। शरीर में छोटी पतली भित्तियाँ या भित्तियाँ वसिकाओं तरल पदार्थों से बना होता है। इसी तरल पदार्थों के माध्यम से जो होता है रक्त का ऑक्सीकरण होता है, पहुँचाता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है। और व्यायाम से जितनी भी संपूर्ण ब्लड होता है वो कोशिकाओं में तेज़ी से पहुँचता है, लसिका वाहिनियों में तेज़ी से जाता है, जिससे विषैले पदार्थ लसिका कर्णिकाओं में से खत्म कर देता है, अपशिष्ट पदार्थों को मार डालता है। विशिष्ट ज्ञानेंद्रिय तंत्र पर व्यायाम का भी प्रभाव पड़ता है। ज्ञान जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, ये हमारी के विशिष्ट 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, बस इतना याद करना। इस पर भी व्यायाम का प्रभाव पड़ता है। व्यायाम यौगिक व्यायाम भी होते हैं। यौगिक व्यायाम का अभ्यास जैसे हमारे अष्टांग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान समाधि। हमारे पतंजलि 8 नियम दिए, जैसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। तो इन्हें यौगिक क्रियाओं से ये षटक्रम क्रियाएँ होती हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि, यौगिक प्रार्थना, बुद्धि विकासक सूक्ष्म व्यायाम, स्मरण शक्ति का विकास होता है, मेघ शक्ति का विकास होता है, नेत्र शक्ति का विकास होता है, उदर शक्ति का विकास होता है। जैसे साइकिल चलाना, तैरना, भार वाहन करना, खींचना, धक्का देना, विभिन्न प्रकार के उपकरणों से उनमें से गति स्थल व्यायाम करना, रेखा गति, इंजन दौड़, कुर्सी, रस्सी कूदना, तेज दौड़ना, पैदल चलना। व्यायाम करते समय जितनी सावधानियां करनी चाहिए वो भी पता होनी चाहिए। व्यायाम शुरुआत में किसी भी वर्ष व्यक्ति के निर्देशन में ही करना चाहिए। अगर आप व्यायाम कर रहे हो तो किसी भी विशिष्ट प्रशिक्षक जिसने योगा सीखी हो, जो उसके निर्देशानुसार ही करना चाहिए, परीक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। व्यायाम नित्य किया जाना चाहिए। व्यायाम खाली पेट सुबह शाम किया जाना चाहिए। व्यायाम अपनी क्षमता व आयु के अनुसार ध्यान में रखकर करा जाना चाहिए। व्यायाम सरलता से और जटिलता की क्रियाएं हैं। व्यायाम को आराम से करना चाहिए, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
व्यायाम मौसम के अनुकूल होना चाहिए। व्यायाम अपनी पसंद, अपना काम, जिम्मेदारी, उपलब्धि आदि जो बेहतरीन तालमेल बैठा कर रखना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। उद्देश्य की पूर्ति हेतु काम आने वाले ही व्यायाम करने चाहिए। बेफालतू के व्यायाम नहीं, स्टंट के साथ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके व्यायाम को धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे स्पीड्स को बढ़ाना चाहिए। व्यायाम प्रश्नचिन्ह मन से ही करें, अगर मन हो तभी व्यायाम करें। तनाव में व्यायाम नहीं करना चाहिए। खुली जगह पर ही व्यायाम करना चाहिए। प्राकृतिक के ज़्यादा जो प्राकृतिक स्थान होते हैं जैसे पेड़ पौधे, वहाँ पर करना चाहिए। ग्राउंड वगैरह में व्यायाम के समय को अपने से निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसे आपको प्रतिदिन 30 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए, डेली आधे घंटे। व्यायाम करते समय ढीले कपड़े पहनने चाहिए। किसी प्रकार की शारीरिक क्रिया में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्यायाम करने के पश्चात विश्राम का ध्यान रखना चाहिए। श्वासन करना चाहिए। कोई भी व्यायाम करने के बाद श्वासन अवश्य करना चाहिए, आरामदायक आसन होता है। व्यायाम के अनुसार ही संतुलित आहार लेना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। मानव शरीर संरचना बहुत ही जटिल होती है, जिसका निर्माण असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं से होता है। उपकला ऊतकों के भीतरी सतह को ठीक करना, इसकी सुरक्षा प्रदान करना, हड्डी मजबूत करना। हड्डी एक मजबूत संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। हड्डी मजबूत संयोजी ऊतक होती है। व्यायाम एक प्रकार का शारीरिक श्रम होता है, लेकिन व्यायाम और शारीरिक श्रम में अंतर होता है। शरीर में हड्डियों के ऊपरी आवरण मांसपेशी से हड्डियाँ ढकी होते हैं। पाचन पथ की 3 प्रक्रिया चलने, दौड़ने, झिल्ली व्यायाम करने कार्यों को ठीक से संपादित करते हैं। व्यायाम से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र कार्य करते हैं। प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।